हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, और इस टॉपिक के साथ हमारा मोस्ट ऑफ द जो स्टैटिक पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी स्टैटिक पोर्शन बचेगा, ये जो भी स्टैटिक पोर्शन आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स वगैरह का जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा होगा वो हम डायनेमिक पोर्शन के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। बट इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्फ्लेशन, जैसे कि हम सभी को पता है क्या होता है, जनरल राइज इन प्राइस ऑफ एवरीडे गुड्स एंड सर्विसेज। दाम बढ़ जाते हैं कभी सब्जियों के, फलों के और चीज़ों के, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हम कहते हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोल वगैरह के। कई बार दाम कम हो जाते हैं जब सप्लाई अच्छी हो जाती है, तब हम कहते हैं भाई इन्फ्लेशन कम है। तो इन्फ्लेशन काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकली देयर हैज बीन अ प्राइस ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग वॉर्स एंड नेचुरल कैलामिटीज। सिंपल सी बात है, जब वॉर्स और नेचुरल कैलामिटीज होंगी, सप्लाई चेंज होती है, वो डिसरप्ट हो जाती है। जब वॉर्स वगैरह हो जाते हैं, कैलामिटीज, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और जब एक कंट्री बढ़ रही होती है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रही होती है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन उस कंट्री के इकोनॉमी में होगा ही, ठीक है। अदरवाइज कंट्री कोई ग्रो कैसे करेगी अगर इन्फ्लेशन नहीं हो? तो इन्फ्लेशन एक रेंज में बहुत अच्छा होता है, बट अगर रेंज से बाहर ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत डैमेजिंग होता है किसी भी कंट्री के लिए। ऐसे एग्जांपल्स हमें हाल फिलहाल में काफ़ी देखने को मिले जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी कोविड की वजह से बहुत डिसरप्ट हो गया था। फिर उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, वहाँ पे यूरोप की बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और अगर इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो जाए तो उसका मतलब तो ये कि कंट्री ग्रो ही नहीं कर रही है, डिफ्लेशन टाइप का चल रहा है। जैसे जापान वगैरह में इन्फ्लेशन बहुत कम है, बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, तो धीरे धीरे वो कंट्रीज ग्रो कर रही है। इंडिया ने अपने को बहुत अच्छे से मैनेज करा है, इसीलिए इंडिया इस वक्त टॉप की ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी वाइज भी, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, और इन्फ्लेशन भी इंडिया ने एक नॉर्मल से लेवल पे रखा है, जो अभी बढ़ गया था बट अभी भी 6% के आसपास वो हो गया है, तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अब दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, एक डिमांड पुल होता है और एक कॉस्ट पुश होता है। तो डिमांड पुल काफ़ी सिंपल सा होता है, ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। जब डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। जब कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही होती है तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन धीरे धीरे होता है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जब क्या होगा कि भाई आपकी जो प्रोड्यूस है वो तो उतनी ही हो रही है, अब लोगों के पास पैसा होता है, जब पैसा ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि कंट्री ग्रो करती जा रही है, तो ऑब्वियसली जब उसकी डिमांड बढ़ रही है तो दाम बढ़ेगा ना उस चीज़ का। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में क्या होता है कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट्स की जो कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल की, लेबर की, फ्यूल वगैरह, उससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं आपकी। तो उससे कब तक जो मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ को बना रहा है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कब तक उस कॉमोडिटी का, उस जो प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड है, उसका दाम पुराने जैसा रख पाएगा? उसे बढ़ाना ही पड़ेगा दाम, ठीक है। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, ये थोड़ा सा चिंताजनक होता है और इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कई बार कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो पैसा कम होता जा रहा है, उसके रॉ मटेरियल में लग रहा है, सब कुछ लग रहा है ज़्यादा, तो सप्लाई वो उतनी रख पाएगा जबकि डिमांड बढ़ रही है। तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कई बार हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन कॉज दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। कैलामिटीज वगैरह में भी ये इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी, अफेक्ट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लैंडर्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोरोवर्स। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों होता है लैंडर्स पे? क्योंकि जो परचेजिंग पावर होती है ना मनी की, वो कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, 100 रुपये में आप पहले, जब इन्फ्लेशन सपोज करो 4% था, तो आप 3 किलो या लेट से 5 किलो पटेटोज आप खरीदते थे। अब 100 रुपये में आपको कि 3 ही किलो पटेटोज आ रहे, तो परचेजिंग पावर कम हो गई। तो लैंडर्स को मुश्किल हो जाती है कि लैंडर्स ने तो पुराने दाम पे ही पैसा दे रखा है ना। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोरोवर्स ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने पैसा ले रखा है, परचेजिंग पावर उस चीज़ की कम हो गई, उन्होंने पहले ही वो पैसा ले रखा है। तो उन्हें अगर ईएमआई वगैरह भरनी पड़ रही है पुराने दाम पे, वो उस चीज़ को भर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो उनके लिए तो फ़ायदा ही हो गया ना, वो तो पुराने रेट पे ही बढ़ रहे हैं, उन्हें तो इंक्रीज ईएमआई नहीं भरनी पड़ी। दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, सिंपल। बैंक सफर एंड पीपल हैव टेकन लोन्स बेनिफिट। सेविंग्स और मनी इन कैश लूजेज वैल्यू, ऑब्वियसली परचेजिंग पावर कम हो रही है तो सेविंग्स वगैरह लूजेज वैल्यू। सैलरीड पीपल सफर इन शॉर्ट टर्म एज देयर वेजेस रिमेन सेम। तो उनके जो सैलरीज वगैरह होती हैं वो तो स्टार्टिंग में सेम ही होती हैं, तो उनको भी उनकी सेविंग्स वगैरह कम होनी शुरू हो जाती हैं। एक्सपोर्ट सफर एंड इम्पोर्ट्स बेनिफिट। एक्सपोर्ट सफर होंगे क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू ही कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो आप उतने ही पैसों में कम दाम आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट अगर आप पैक करते हो तो आपको
उतने ही जितना आप जितना आप सामान भेज रहे हो उसका कम वो मिलेगा, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट में आपकी जो वैल्यू है रुपी की अगर हम बात करें तो वो गिर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इंपोर्ट्स बेनिफिट होंगे। इफ इन्फ्लेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल इन मार्केट्स एडजस्ट अकॉर्डिंगली, बट ओवरऑल इट हर्ट्स इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, तो हम देखते ही हैं। प्राइस इंडाइसेस टू मेजर इन्फ्लेशन, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई, इट मेजर्स चेंजेस ऑफ प्राइस लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, जैसे खाने के कुछ आइटम्स हो गए, पहनने के आइटम्स हो गए, इसमें फ्यूल वगैरह जैसे हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं वो चीज़ें हो गई, कुछ सर्विसेज हो गई। ठीक है, तो इन सब की एक बास्केट बना दी जाती है कि 50 आइटम्स के जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उस हिसाब से हम इसे लेंगे और उसका हम इंडेक्स एक निकालेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि कितना इन्फ्लेशन है। तो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइड इनटू सब कैटेगरीज ऑफ अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन पैटर्न। जैसे अर्बन एरिया है वहाँ पे अलग पैटर्न होगा लोगों का खर्च करने का, तो वहाँ पे अलग एक मेजर होगा, रूरल एरिया में अलग होगा। इन 2013 सीपीआई रिप्लेस डब्ल्यूपीआई एज द मेन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये आपको याद रखना है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो एकदम लास्ट लेवल पे हो गया, जब हमारे हाथ में आ गई कोई सामान तो कितने की है। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो मैन्युफैक्चरर है जो बना रहा है उसके लेवल पे क्या इन्फ्लेशन है। ठीक है, बेस ईयर सीपीआई 2012 ये आपको याद रखना है, मंथली बेसिस पे होता है, एक महीने लेट ये आता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स टेक्स प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स इनटू अकाउंट। बेस ईयर्स का 11-12 है, ये आपको याद रखना है, मंथली बेसिस पे आता है। 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। इसकी करंट वैल्यू क्या है वो हम डायनामिक में कवर कर सकते हैं। फिर जीडीपी डिफ्लेटर एक चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लो। इट इज़ अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज in the country in a year. It is also a measure of inflation in economy. तो measure of level of prices, तो देखते हैं GDP deflator is a much broader measure of inflation. Why? क्योंकि CPI और WPI क्या होते हैं, वो बास्केट ऑफ गुड्स पे डिपेंड करते हैं, जबकि GDP डिफ्लेटर जो होता है वो हमारा पूरी की पूरी GDP को लेता है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। GDP डिफ्लेटर क्वार्टरली बेसिस पे हमारा अवेलेबल होता है। फिर फिलिप्स कर्व एक चीज़ होती है, इसके बारे में जस्ट आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द मेजर टूल टू अंडरस्टैंड फिनोमिनन ऑफ इन्फ्लेशन, दिस कर्व डेमोन्स्ट्रेट्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बस आपको याद रखना है। जब आउटपुट हाई होगा अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा ऑब्वियसली लो होगा, ज़्यादातर लोग काम कर रहे होंगे, उनके वेजेस बढ़ रहे होंगे, इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वेजेस भी थोड़े कम होंगे, इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ेगा। जैसे आजकल ये चीज़ हो रही है प्राइवेट सेक्टर में, ले ऑफ्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो लोगों के अब जो सैलरी मांगने की जो क्षमता है कि भाई मुझे इतनी % हाइक चाहिए, वो कम होती जा रही है। तो ये हमने मेन पॉइंट्स इन्फ्लेशन के कर लिए हैं, मेन यही चीज़ होती है। आप थोड़ा सा और इन्फ्लेशन का पढ़ सकते हो, बाकी हम डायनामिक में कवर करेंगे जो भी पॉइंट्स हमारे बचे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।